वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस जो हो रही हैं, COP 28, 29 और COP 30, उनके बारे में इसमें बेसिकली डिस्कशंस की गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने इसको क्लाइमेट चेंज को कॉप करने के लिए, डील करने के लिए। तो इसका जो प्राइमरी मोटिव है इसके पीछे वो है क्लाइमेट फाइनेंस तक, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस तक रसाई हासिल करना। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डाउन स्ट्रीम का शिकार है, तो इसके लिए पाकिस्तान को फाइनेंस की ज़रूरत है। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के पास फाइनेंस होना ज़रूरी है। तो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाना और क्लाइमेट चेंज काउंसिल को दोबारा से रीइंस्टीट्यूट करना, उसको मतलब उनकी अपडेशन करना सिस्टम की, और इस तरह के सारे जो काम है वो हमारे लिए क्या इसके वजह से हमारी कंट्री की जो ख़तरात हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम हो सकते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंस तक हमारा एक्सेस है, हमारी रसाई है इंटरनेशनल फाइनेंस तक, वो क्या हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा क्या मुमकिन है, ये राइटर ने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। तो हमारे जहाँ इंजीनियर के रोल्स जो हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको डिस्क्राइब करने की प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किए गए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करने की किए जाने की ज़रूरत है तमाम प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स के, और फेडरली देखें तो उनके भी। और इन सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ इंक्लूजन जो इक्वलिटी है ऑफ राइट्स उसके साथ मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। तो क्या हम इससे अपनी एलिजिबिलिटी है जो है हमारी जो काबिलियत है क्लाइमेट फाइनेंस को हासिल करने के लिए, क्या हम उसको उसके अचीव कर सकते हैं? क्या हम कंसेशनल लैंडिंग के इंटरेस्ट फ्री या कम इंटरेस्ट पे लैंडिंग जो मिल सकती है हमें क्लाइमेट के लिए, वो हम लेने के काबिल हो चुके हैं? और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन राइटर ने डाला है कि क्या सारे मेजर्स पाकिस्तान ले रहा है, उनकी वजह से पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों में क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं। ग्लोबली देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल मुनक्किद होती है, COP 29 कॉप के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बेसिकली होता है। तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे डिस्कस करने वाली वो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। ये एक एग्रीमेंट हुआ था 194 कंट्रीज 94 पार्टीज के दरमियान में, जिसका मकसद था कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको कम किया जा सके, और ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। ये इसका मेन पॉइंट था पेरिस एग्रीमेंट का। तो उसी को लेके अभी ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है COP के नाम से, अभी ब्रिटेन में एक हुई थी, उसके बाद फिर उसके अगले साल इजिप्ट में, और अभी दिसंबर 2023 में ये UAE में COP 28 के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इनमें हर में तकरीबन एक दर्जन के करीब जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं इन्वायरमेंट के लिए वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये जो तमाम इनिशिएटिव्स हैं ये किसी भी सेक्रेटरीट के अंडर नहीं आते, किसी भी मतलब UN के सेक्रेटरीट के अंदर नहीं आते, और ये क्लाइमेट जो मिनिस्ट्रीज हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के उनके मैंडेट में भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने इन तकरीबन आधे से ज़्यादा इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान के लिए वो सूटेबल हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी में देखें, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, पानी की शॉर्टेज देखें, इंडस्ट्री को की ग्रोथ देखें, इन और बहुत से बाकी जो शोबे हैं उनमें पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दुबई में होने वाली समिट जो है उसमें तकरीबन 11 के करीब इस तरह के अनाउंसमेंट किए गए, मुआहदे किए गए, जो कि $85 बिलियन के बनते हैं। 85 अमाउंट जो उनकी $85 बिलियन है। उसमें जो बेसिक चीज़ें शामिल थी वो थी फाइनेंस को डबल करना अडॉप्शन के लिए, अडाप्टेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आप जानते हैं कि विंड पावर, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल कहलाते हैं, इनके लिए फाइनेंस को ट्रिपल करना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए फाइनेंस को डबल करना, डिफोरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को काटने को जो है वो कम करना और रिफोरेस्टेशन को इजाफा करना, और ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स और स्ट्रक्चर्स बनाना है, प्लान्स बनाना। और अब जो जस्ट ट्रांजिशन क्या है कि इंसाफ के ज़रिए, इंसाफ के साथ जो है वो वसाइल जो है तकसीम हो जाए, तकसीम करना, तो उसके बारे में डेवलपिंग प्रोग्राम्स बनाना, और लॉस एंड डेवलपमेंट फ़ंड को ऑपरेशनल करना, उसको दोबारा से मतलब उसका सिस्टम जो है वो चालू कर देना। लॉस एंड डेवलपमेंट फ़ंड ये बेसिकली था कि क्लाइमेट चेंज से
मुतासर शुदा जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असेसमेंट प्रोवाइड करना, ये था लॉस एंड डेवलपमेंट फ़ंड का मेन गोल। तो इसको दोबारा से वो ऑपरेशनल करने का सोच रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ आखिरी ये लॉस एंड डेवलपमेंट फ़ंड के अलावा पाकिस्तान ने किसी भी इनिशिएटिव अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसके बावजूद इसके कि यूएई के जो कॉप चेयर थे, जो चेयरमैन थे उसके यूएई कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया कि वो पाकिस्तान इन इनिशिएटिव्स में कितना इंटरेस्ट रखता है और पाकिस्तान इसमें कितनी सपोर्ट उनकी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई इंटरेस्ट इतना शो ही नहीं किया। ब्राज़ील और बाकू में जो कॉप्स होने वाली हैं उनके लिए जो है पाकिस्तान ने नहीं, पिछली जो कॉप 28 थी उसमें इन दोनों कॉप्स के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए एक रोड मैप और मेन्यू तयन कर दिया गया था। बाकू में जो भी दिसंबर 2023 में हुई है, होने वाली है 24 में, और बेलम ब्राज़ील में दिसंबर 2025 में होने वाली है। तो उसका रोड मैप क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। कॉप 29 जो अज़रबैजान में होने वाली है, उसमें क्या चीज़ें, मिटिगेशन ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज के इस्तेमाल को, कंजप्शन को कम करना, रीजनल पीस को आगे बढ़ावा देना और वाटर इश्यूज़ को सॉल्व करना। ये 3 जो है मेन फोकस होंगे कॉप 29 अज़रबैजान में। और ब्राज़ील में जो होने वाली है उसमें जो बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और रिफॉरेस्टेशन के बारे में उसमें जो है मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो ये दोनों जो हो रही हैं कॉप्स, इन दोनों का एजेंडा जो है पाकिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स के साथ अलाइंड है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट नीड्स भी इसके साथ मैच करती हैं। तो ये किस तरह से लिंक्ड है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान को आईएमएफ और दूसरे मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हो गए जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, वो जो पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करने के लिए कह रहे हैं, तो ये उनके साथ काफ़ी अलाइंड हैं, उनके साथ ये मैच करते हैं। और तीसरा क्या है इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू मीट एसडीजी टारगेट। एसडीजी क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए जो गोल्स किए जाते हैं उनके बारे में ये एसडीजी कहते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो इससे हम अचीव कर सकते हैं। एसडीजी की बात करें तो ये रियो डी जेनेरो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में, उसमें यूएस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें ये जो है गोल्स हैं वो डिस्कस किए गए थे। उनको वहाँ पे ये जो है प्लान किया गया था। इनमें जो मेन पॉइंट्स थे वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ, तमाम कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इक्वलिटी लाना, इंक्लूजन वहाँ पे पैदा करना कंट्रीज़ में, और तीसरा जो मेन पॉइंट था क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉप 28 टारगेट्स, ये जो है मेन एजेंडा होगा बाको का। बाको जो है वहाँ पे कॉप 29 होने वाली है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि कॉप 28 के टारगेट्स को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग्स भी जो हैं वो वहाँ पे मुनक्किद होने वाली हैं। और जो दूसरे जो इसमें जो है पॉइंट्स होंगे वो एनडीसी डेवलपमेंट के बारे में और रीजनल ग्रीन कॉरिडोर्स के बारे में भी वहाँ पे बात की जाएगी। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि ट्रेड जो है वो उसका क्या रोल है क्लाइमेट को क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में और क्लाइमेट को आगे प्रमोट करने में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 4 ट्रैक क्लाइमेट पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो है वो 4 मेन पॉइंट्स की पॉलिसी जो पाकिस्तान अपने अंदर जो है लागू कर सकता है। तो वो 4 मेन पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि पॉलिसी क्या जो है पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के क्या जो है अपने अंदर उसके मेन पॉइंट्स होने चाहिए, वो किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की कि वो साइंटिफिक डेटा और रिसर्च उसको गाइड कर रहे हों। वो कंजर्वेटिवली पुराने सिस्टम है उन्हीं के साथ, ऑब्सोल्यूट सिस्टम के साथ ना हो, बल्कि अभी मॉडर्न साइंटिफिक डेटा जो है उसके साथ उसको बनाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान में ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर है, जूलॉजिकल सर्वे सेंटर है पाकिस्तान के अंदर, जूलॉजिकल सर्वे है, और पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इन सब को जो है वो मैंडेट दिया जाए एक कि वो इसके लिए बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट हम क्लाइमेट चेंज के लिए को कंट्रोल करने के लिए हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, वो इनसे इसके बारे में पूछा जाए।
कि ये जो हैं इदारे ये इसके बारे में डिफ़ाइन करें कि हम कहाँ से इसके बारे में स्टार्ट लें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्स की इनकम के बारे में जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के ज़रिए से एक अंदाज़ा लगाया जाए कि नेचुरल रिसोर्स से पाकिस्तान कितनी इनकम हासिल कर रहा है और पाकिस्तान इकोनॉमिक जो है रिसोर्स से इसका क्या इम्पैक्ट होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रही है इसका इसके इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। और ये जो पॉलिसी बनाई जाए वो प्रोविंसेस के साथ मिलकर बनाई जाए। ये एक हर एक कंट्री जो है हर एक सूबा अपना अलग अलग जैसे ना बनाए बल्कि वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के ज़रिए से इसको बनाया जाए। क्लाइमेट काउंसिल जो है उसके ज़रिए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए से जो तमाम डिफरेंसेस हैं आप कंट्री सूबों के आपस में उनको सॉल्व किया जाए और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सारी पॉलिसी को लीड करें। और ये सेक्टोरल पॉलिसीज़ में जैसे पाकिस्तान की नेशनल प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं ये सेक्टोरल पॉलिसीज़ हैं उनके साथ ये मैच कर रहा हूँ मैं एम्बेडेड हो। तो इसके लिए जो है वो किससे मदद ले सकते हैं, पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन से। तो इसका एक सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा से रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हमारी एफर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ रिमैच करने के लिए हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कंक्लूड करता है राइटर के हमारी तमाम क्लाइमेट चेंज के लिए जितने भी निगोशिएशन चल रही हैं, हमारे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उनका मैच होना ज़रूरी है और उनका आपस में मैच होना कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ बना रहा है उन्हीं के अंदर ही पाकिस्तान अपनी क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ को शामिल कर